हाँ जी। तो आज हम जो अपने आधुनिक भारत का इतिहास है वो एकदम शुरू से, जहां से वो शुरू होता है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं उसको। मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, बेसिकली अपने हिस्ट्री को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मुसलमानों के आने से पहले तक की जो भारत की हिस्ट्री है उसको हम एंशिएंट कहते हैं। मुसलमानों के आने के बाद की जो हिस्ट्री है उसको हम मिडिवल कहते हैं। और जहां से अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था उस हिस्ट्री को हम मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक वह भाग जब अंग्रेज भारत में किस प्रकार स्टेब्लिश हुए, दूसरा वह भाग कि हमने उस अंग्रेजों के शासन के प्रति क्या रिएक्शन दिखाई, जिसे हम नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो दो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। आप जब प्री का सिलेबस उठा के देखेंगे तो प्री के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि हम 1750 के बाद वाला पूछेंगे, और मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है मॉडर्न इंडिया वाले में कि हम 1800 ईस्वी के बाद वाला पूछेंगे। सीधा सीधा सा ये दिया हुआ है कि इधर लिखा हुआ है 1750 के बाद, उधर लिखा हुआ है 1800 के बाद। जब वो वाकई ये कहता है 1750 के बाद, तो इस बात पर इंफेसाइज कर रहा है कि हम ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारत में बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हो गया था। तो उसका कहना है कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था उसके बाद अंग्रेजों का राज्य भारत में स्थापित हो गया था। और कई ऐसे इतिहासकारों का, जिनमें अंग्रेजी इतिहासकार ज्यादा रहे, उनका यह मानना था कि प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिक भारत प्रारंभ होता है, कि मॉडर्न इंडिया वहां से शुरू होता है जहां से अंग्रेज स्टेब्लिश हो गए थे। और अंग्रेजों का जो शासन की शुरुआत है उसको कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, 1757 में, जो वो बंगाल के अंदर अपने कठपुतली नवाब बनाने लागू कर देते हैं। तो उनका 1750 के बाद कहने का मतलब यही है कि आप प्लासी के युद्ध से मानिए। पर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं, हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो 1757 से क्यों मानी जाए। औरंगजेब का निधन 1707 में हो गया था, और औरंगजेब की मृत्यु एक ऐसा इतिहास का तथ्य है कि उसके बाद अंग्रेजों को भारत में अपना पांव जमाने का मौका ढंग से मिला, क्योंकि आगे बेलखने मुगल बादशाह आए थे। वरना अंग्रेज भारत के अंदर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ही आने लग गए थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम में वो यहां पर अपने व्यापार के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन उनको व्यापार की भी ज्यादा अनुमति नहीं मिली थी और बाकी चीजों की तो अनुमति थी नहीं। एक्टिव मुगल बादशाहों के टाइम में अंग्रेज अपनी जो भी पॉलिटिकल कमर्शियल एम्बिशंस थे उनको पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन जब मुगल बादशाह ही कमजोर पड़ गए थे तो उसके बाद अंग्रेजों का सितारा चमकने लगता है। तो हम 1707 से भी इसकी शुरुआत मानते हैं। पर यह समझने के लिए कि अंग्रेजों का राज भारत में किस प्रकार स्थापित हुआ, हमें यह देखना पड़ेगा कि अंग्रेज भारत के अंदर आए ही क्यों थे। तो हम पीछे का थोड़ा घटनाक्रम है वो और पढ़ते हैं। तो वाकई हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत वहां से करते हैं जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आने लगी थी। कंपनियां मतलब अलग अलग देश की अलग अलग कंपनीज है जो भारत में बिजनेस करने के लिए आ रही है। वो कंपनियां क्यों भारत के अंदर है, इस पर मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ कि क्या कारण था कि वो कंपनियां भारत के अंदर आई थी। ये काम की बात नहीं, ये समझाने के लिए थी, आगे हम पढ़ ही लेंगे इसको। तो हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली जब हम एंशिएंट पढ़ते हैं तो एंशिएंट के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे और यूरोप के बीच में ट्रेड बहुत पुराना था। पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, मौर्योत्तर काल के अंदर, जब हमारे साउथ इंडिया में संगम काल चल रहा था, उस समय रोमन एम्पायर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे और रोमन एम्पायर के साथ हमारा बिजनेस हुआ करता था। रोमन एम्पायर के लोग डायरेक्टली हमारे यहां पर आते, अपना सामान दे के जाते और हमारा सामान यहां से लेके जाया करते थे। लेकिन धीरे 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 उस व्यापार में एक मीडिएटर आया, और वो मीडिएटर थे अरब। अरब मीडिएटर बन गए। रोमन एम्पायर विखंडित हुआ, इतना बड़ा नहीं रहा, वो अब डायरेक्ट आने बंद हो गए। अरबों ने कहा भाई साहब हम आपको सामान पहुंचा देंगे। तो अब ये सिस्टम था कि अपने इंडिया से सामान लेते अरब, और अरब ये सामान आगे ले जाके देते यूरोप।
मीडिएटर, अरेबिक जो लोग हैं वो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। गुजरात वाले तट से, इधर पश्चिमी तट से अपना व्यापार हुआ करता था ज्यादातर, इसलिए इधर वाले तट का नाम ही पड़ गया आपने तो अरब सागर, कि अरबों का व्यापार, अरब लोग अपने से ज्यादा व्यापार करते, हमसे चीज अरब लेके जाते, अरबों से चीज यूरोप के अंदर जाया करती थी। तुर्की में एक जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया नाम करके टर्की के अंदर एक जगह पड़ती है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। वो कॉन्स्टेंटिनोपल कह दो या आप उसको कुस्तुनतुनिया कह दो। रोमन एम्पायर के जब दो टुकड़े हुए, पहले रोमन एम्पायर पूरे यूरोप में एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, ईसाइयों का राज्य था वहां पर। जब रोमन एम्पायर के दो टुकड़े हुए तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी तो हो गई रोम, जो पहले पूरे की राजधानी थी, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी हो गई कुस्तुनतुनिया, जो कि टर्की का एक शहर है। ये सेंटर पॉइंट था कि जो इंडिया से अरब सामान लेके जाते, वो कुस्तुनतुनिया तक जाते, उधर कुस्तुनतुनिया में उनको यूरोपियन मिलते और वो आगे यूरोपियन को सामान दे दिया करते, यूरोपियन से सामान अरब लेते और इंडिया के अंदर लेके जाया करते। अब जब मिडिवल भी पढ़ते हैं तब हम खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, किस प्रकार हमारी यहाँ की चीजें उधर गई थी और धीरे धीरे वो, जैसे हम वो पढ़ते हैं दशमलव पद्धति जो है वो हमसे अरबों ने सीखी और अरब उसको हिंदसा बोलते थे क्योंकि हिंदुस्तान से सीखी थी, और आगे उन्होंने यूरोप को सिखाई, तो यूरोपियन आज भी उसको अरेबिक न्यूमेरिक बोलते हैं, अरब अंक पद्धति बोलते हैं। तो फ्लो इस प्रकार से हो रहा था। ये वो दौर था धीरे धीरे जब इस्लाम का पीक आ रहा था, इस्लाम अपने वर्चस्व पर चल रहा था, इस्लाम कब्जे कर रहा था इधर उधर, और इसमें सबसे बड़े जिहादी या गाजी जो बने हुए थे वो थे तुर्क। सबसे पहले इस्लाम का उदय अरब में हुआ था, अरबों ने बाद में तुर्कों को मुसलमान बना दिया था, लेकिन एक बार जब तुर्क मुसलमान बन गए थे उसके बाद वो गाजी बन गए थे। वो अब धर्म के लिए योद्धा थे जो बिना वेतन के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लड़ा करते थे और लूट के धन से संतुष्ट हुआ करते थे। इस्लाम की वाकई सबसे अधिक सेवा इन तुर्कों ने की। ये तुर्क उस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के लिए, जो कि विधर्मियों के पास था, जो कि काफिरों के पास था, जो कि ईसाइयों के पास था, कई सालों से प्रयास कर रहे थे और फाइनली वो सक्सेस हुए। और 1453 में डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता 1453 में, जब उस्मानिया तुर्क वहां पर कब्जा कर लेते हैं। और उस्मानिया तुर्कों ने वहां पर कब्जा करके ओटोमन एम्पायर की स्थापना की, खिलाफत साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं, खलीफा बोलने लगे वहां का जो राजा होता था, खिलाफत साम्राज्य की या ओटोमन एम्पायर की वहां पर स्थापना कर दी, जो कि टिल 1924 तक, जब तक कि कमाल मुस्तफा पाशा क्रांति नहीं कर देते, वहां पर चलता रहा था। जब तुर्कों ने वहां पर कब्जा किया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो तुर्कों ने ये जो ट्रेड रूट था इसको बंद कर दिया। अब उन्होंने धमकाया कि यदि किसी को इधर हमने सामान आते जाते देख लिया, ले जाते हुए, हम टांगे तोड़ देंगे, देख लेना, हमारे इधर से कोई भी बंदा गुजरना नहीं चाहिए साहब, ये हमारी टेरिटरी है, न तो कोई इधर से अरब सामान लेके आएंगे, ना कोई यूरोपीय इधर से सामान ले जाने के लिए आएंगे, बंद है। तो यूरोप में भारत का सामान जाना बंद हो गया। तुर्कों ने वो जो लैंड रूट था, वो जो व्यापारिक स्थल मार्ग था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। यूरोप के मार्केट में भारतीय मसाले, स्पाइसेस, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, और उसमें भी काली मिर्च। काली मिर्च की तो क्या डिमांड रही होगी यूरोप के एम्पायर में, कि रोमन एम्पायर जब अपने वर्चस्व पर हुआ करता था, जब हमारे मौर्योत्तर काल चल रहा था, दक्षिण भारत के लोग जब काली मिर्च का व्यापार किया करते थे, और यूरोप वालों को काली मिर्च क्या पसंद रही होगी कि अपने वालों ने काली मिर्च इतनी महंगी कर दी कि एक जहाज भर के सोना लाओ और एक जहाज भर के काली मिर्च ले जाओ। वो एक जहाज भर के सोना दे के जाते और एक जहाज भर के काली मिर्च लेके जाया करते थे। इतिहासकार वह एक प्लिनी, और प्लिनी इस बात पर दुख प्रकट करता है, और प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है पर भारत में जाकर दफन हो जाता है। सिस्टम था क्या कि पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज दो दूसरी चीज लो नाम का सिस्टम हुआ करता था, पर भारतीय कभी भी वस्तु के बदले में वस्तु लेने में थोड़ा कम यकीन करते थे। भारतीय अपने कोई भी वस्तु देते
तो अगला कहता भाई बदले में क्या लोगे, जैसे यूरोप वाले कहते हैं, रोमन एम्पायर वाले कहते हैं हमें आपकी काली मिर्च दे दो, हम कहते हैं हाँ ठीक है साहब काली मिर्च ले जाओ। वो कहते हैं बदले में हम हमारे बर्तन ला दें आपको, कांच के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं हमारे, वो ला के अपना, ना ना कांच पड़ा फूट जा, बच्चे फोड़ दे इधर उधर, ये नहीं चाहिए कांच के बर्तन वर्तन, तो हमें चाहिए केवल सोना। और सोने को ही अपने यहां पे सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता था टिल टुडे। आज दिन तक भी अपने ये मानते हैं कि जब सोना यदि घर पे पड़ा है तो रात बिरात हारी बीमारी सबके अंदर काम आएगा। सबसे बड़ी लिक्विड मनी वो है कि सोना है तो कभी भी जाके बेच दो आप उसको, आपको उसके बदले में लिक्विड मनी हाथों हाथ मिल जाएगी। इसलिए सोने से अत्यधिक प्रेम ही था। हमको जब लगा कि बिना काली मिर्च के रह नहीं सकते तो हमने ये कहा कि साहब जितना सोना उतनी काली मिर्च। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, कि सोने का आदान प्रदान सब जगह होता है, पर एक देश ने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, पर भारत में सोना जाकर दफन हो जाता है कि भारत से तो ये सोना कहीं जाता ही नहीं, ये लोग ले जाके अपने घर में जमा कर लेते हैं। और ये आज भी अपना ट्रेंड है कि सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भारतीयों में खूब ही दिखाई देती है। तो ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति रही है अपने। एक बाकायदा रोमन एम्पायर में एक राजा हुआ नीरो, जिसके बारे में अक्सर आप एक लाइन सुनते हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस नीरो ने रोमन व्यापारियों के लिए आज्ञा एडिक्ट निकाला, बाकायदा आज्ञा प्रसारित की कि यदि इस बार कोई काली मिर्च के बदले में सोना दे के आया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या तरीका है, सारा सोना ले जाके इंडिया को दे दिया आपने, काली मिर्च के बदले में ले जाके दे देते हो। पर रोमन लोगों ने उस राजा की बात भी नहीं सुनी और रोमनों ने कहा कि तुझे नहीं पता, ऐसा काली मिर्च से जो तरंग उड़ती है ना, तरंग, मजा आ जाते हैं यार उससे, और हमें काली मिर्च चाहिए। अपने भारत में क्या है कि वैसे तो सबसे पहले भारत पर यदि कोई फॉरेन अटैक हुआ था तो ईरानी लोगों ने किया था, पर्सियन जिनको हम बोलते हैं, ईरान के लोग थे, उन्होंने किया था। डेरियस नाम का एक राजा था जो भारत पर सबसे पहले अटैक करता है। बहुत पहले 515 बीसी के आसपास डेरियस ने अटैक कर दिया था। पर भारतीयों को डेरियस का अटैक को ज्यादा याद रहा नहीं। डेरियस आया, उधर अटैक किया, छोटे मोटे क्षेत्र पे कब्जा किया, वापस चला गया। भारतीयों को यदि कोई फॉरेन अटैक याद रहा वो था सिकंदर, जो कि ग्रीस से आया था, जिसको हम हमारी भाषा में यूनान बोलते हैं। उसका नाम अलेक्जेंडर था पर हमारी भाषा में हम उसको सिकंदर कहते हैं। उसका अटैक हमें बहुत याद रहा, हमें खूब सारी कहानियां, हमें वो सिकंदर और पोरस की कहानियां याद रही। हमें याद रहा कि किस प्रकार सिकंदर व्यास नदी के किनारे से आकर लौट गया था। बच्चा बच्चा भारत के अंदर ये जानता है कि सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला था। हम आज भी ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर का अटैक बहुत ज्यादा याद रहा। सिकंदर कौन? तो यूनानी। इसलिए हमने यूनानी शब्द को हमने एक नया नाम दिया, हम उनको बोलते थे यवन। हमने कहा भाई भारत पर अपने यवनों ने अटैक किया, यवनों ने। और ये यवन शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में भारत में बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए आता हम उसको कहते यवन। बाद में कोई शक हूण कुषाण आए, हमारे ग्रंथों में लिखा कि यवनों ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया, भले वो यूनान से नहीं आए थे। कालांतर में कोई अरब, तुर्क, अफगान, मुगल आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। बाद में कोई पोर्तुगीज, डच, डेनिश आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। हम उनको यवन ही कहा करते थे। तो हम रोमन जो आए थे, हम रोमनों को भी यवन ही कहा करते। यवनों को क्या अच्छी लग रही है, क्या लेके जा रहे हैं? काली मिर्च। इसलिए काली मिर्च का नाम हमारे पुरानी संस्कृत पुस्तकों में यवन प्रिया मिलता है। वह प्रिय वस्तु जो यवनों को पसंद है, तो काली मिर्च पसंद थी उनको। तो अपने साथ मसालों का व्यापार वो लोग खूब ही किया करते। दूसरी चीजें भी जाया करती थी, सूती कपड़े अपने यहां से जाया करते थे, हाथी दांत की वस्तुएं जाती, चंदन की लकड़ियां जाती, खूब सारी दूसरी चीजें भी बेचते। पर मसालों वाली तो यूरोप के अंदर ज्यादा ही डिमांड थी अपने मसालों की वहां पर। अब मसाले जाने हो गए बंद। तुर्कों ने कहा कि ये तुम्हारी काली मिर्च है ना, ये व्यापार तुम्हारा बंद करो, हम नहीं जानते ये सब चीजें। तुर्क वैसे जाहिल बर्बर कौम थी जो लड़ना जानते थे, इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं थे। जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था तो वहां के सारे पुस्तकालय और विश्वविद्यालय तोड़ दिए थे। ईसाइयों का वो महान साम्राज्य जो कभी ज्ञान विज्ञान के लिए जाना जाता था, तुर्कों के एक आक्रमण में तहस नहस होकर भरभरा कर गिर गया था। अब साहब जब इस रूट से तो आपको आने ही नहीं देंगे, तो अब आप करोगे क्या? तो कहा दूसरा रूट ढूंढा जाए। तो किसी ने कहा पहले अपने भारत से डायरेक्ट ही जाया करते थे, अपने पास रूट था, पर वही लैंड रूट नहीं था, वो सी रूट था, समुद्री मार्ग से जाया करते थे।
पर अब वो लोग भूल गए कि वो समुद्री मार्ग कौन से थे। शताब्दियां बीत गई थी, हजारों वर्षों का समय बीत गया था उसके बाद। तो दो देश, एक पुर्तगाल और एक स्पेन, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, इतनी बात याद रखने वाली। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था ये भी याद रखने वाली नहीं है, क्योंकि मिडिवल में सॉरी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे आप। समझाने की बात ही, थोड़ा समझना आप चीजों को। दो देश स्पेन और पुर्तगाल इस मामले में सबसे आगे निकल रहे थे, और वो नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे ताकि नए नए देश खोजे जाए और नए नए देशों के साथ व्यापार किया जाए। स्पेन में एक रानी थी इसाबेला, वो इन सब चीजों को प्रमोट कर रही थी। और एक पोर्तुगीज किंग हुआ करता था हेनरी। अरे हेनरी तो मतलब समुद्री यात्राओं को इतना ज्यादा प्रमोट किया करता था कि हमने हेनरी का नाम रख दिया हेनरी द नेविगेटर। हेनरी कौन सा? वो जो नाविकों को बढ़ावा देता है, वो खुद नाविक राजा है। दो लोग इस मामले में आगे निकले। इसाबेला को एक बंदा मिला, कोलंबस। हेनरी को एक बंदा मिला, बार्थोलोम्यू डियाज। पहले स्पेन की रानी इसाबेला ने कोलंबस को कहा, कोलंबस जा इंडिया ढूंढ के आ, काली मिर्च लानी है अपने को इंडिया से। कोलंबस ने कहा कि मैं एक बड़ा सा जहाज दिया जाए, मुझे रुपए दिए जाए। इसाबेला ने कहा चिंता नहीं, इसको जहाज दिए जाए, इसको रुपए दिए जाए, इसके साथ सैनिक किए जाए, हथियार दिए जाए। कोलंबस इंडिया ढूंढने के लिए निकल रहा है। रास्ता पता नहीं है, तुम खुद ढूंढोगे। कोलंबस निकला वहां से अपने जहाज को लेके। जहाज चल रहा है, धर मंझला धर कुंचा। फाइनली एक बंदरगाह पर उसको कुछ लोग दिखाई दिए। कोलंबस को नहीं पता था कि इंडियन लोग काले होते हैं। एग्जैक्टली हम काले ही हैं। हाँ, भले शीशे में 4 बार चेहरा देख कर यूं को नहीं अपने गोरे हैं, या जैसे मेरे जैसा कोई बंदा इस बात पे राजी हो जाता है कि मैं काला नहीं हूं, कम गोरा हूं। पर हमें दुनिया तो काला ही मानती है कि दुनिया में 3 ही प्रकार की ब्रीड है, या तो गोरे हैं यूरोपियन लोग, या काले हम और अफ्रीकन, या पीले चाइनीज, कोरिया, जापानीज जो है ये लोग हैं। उसे ये पता था यार काले लोगों का देश है। एक बंदरगाह पर उसे खूब सारे काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा जहाज रोको, यही इंडिया आ गया। उतर के पूछा साहब ये इंडिया है? लोगों का ना, इट्स अमेरिका। उसे लगा गलत आ गए। उसको पता चला कि इंडिया ईस्ट में था, हम वेस्ट में आ गए। अब कोई नहीं, हमारे लिए तो ये इंडिया है। इसलिए उस वेस्ट वाले को भी इंडिया नाम दे दिया गया, जिसे अब हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। कोलंबस उस साइड के अंदर चला गया था। हम कहते हैं उसने अमेरिका की खोज कर दी थी। बार्थोलोम्यू डियाज निकला वहां से। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका की तरफ आ गया। अफ्रीका के एकदम नीचे वाली टिप, लक्षता में हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो और बताएंगे कि वो नीचे वाली जो टिप है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। उस केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, और वहां उसने जाके देखा, उस केप ऑफ गुड होप पे जाके देखा कि वहां कुछ इंडियन रहते हैं, कुछ जहाजें खड़ी है इंडिया की। उसने पूछा तुम कहां से आए? तो अपने उन्होंने कहा हम इंडिया से। कैसे इधर? उनका हम व्यापार वगैरह करने के लिए आते रहते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत लोग तो आते ही रहते हैं। उसने कहा यार मुझे भी इंडिया ही जाना था, इंडिया ढूंढने के लिए निकला हूं, चल हमारे साथ चल। उसने कहा अब मुझे टाइम हो गया काफी घूमते घूमते, पीछे लुगाई टाबर भी है, पर मैं जाके हमारे किसी बंदे को भेजूंगा, उस बंदे को आप इंडिया ले जाओगे? अपने वालों का पक्का तैयार बैठे हैं, हमारे काम ही क्या है, पीछे पीछे जहाज लेके आ जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में, अपने काम की ज्यादा बात ही है,
कैप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है कैप ऑफ गुड होप, वह केप जहां से अच्छी आशा नजर आई, वह जगह जहां से गुड होप नजर आई इंडिया जाने की, इसलिए कैप ऑफ गुड होप है। तो सबसे पहले भारत में यदि कोई आने वाले थे तो पोर्तुगीज थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने कैप ऑफ गुड होप से इंडिया आने का रास्ते का पता लगा लिया था वहां से। तो भारत में आने वाले सबसे पहले कोई यूरोपियन थे तो वो कौन थे? पोर्तुगीज थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझाने वाली सी बात थी, आप समझ लेना, अपने काम की बात यहां से शुरू होती। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के लगभग 100 साल बाद ये बात डचों को पता चली कि साहब पुर्तगाली काली मिर्च ले गए सारी। इस बार डच, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, वो अंग्रेज तो तीसरे नंबर पर आए हैं यूरोपियन में। उनसे पहले तो पोर्तुगीज और डच आ गए थे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ साथ में डेनिस आ गए। डेनमार्क के जो लोग थे उनको हम डेनिस कहते हैं, डेनिस आ गए। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करता था फ्रांस, थोड़े लेट जागे तो फ्रेंच आए। सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। याद रहे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों के आने का ऑर्डर क्या था, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, बाद में कौन आए। सबसे पहले आए पोर्तुगीज, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेनिस, फ्रेंच और स्वीडिश। अंग्रेजों के ऊपर भी डे, नीचे भी डे। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए। पहले पे पोर्तुगीज याद रह जाएंगे, तीसरे पर अंग्रेज, ऊपर डच, फिर नीचे वापस डेनमार्क, लास्ट वाले दो याद रखने। इधर फ्रेंच याद करना है, एक स्वीडिश याद करना है। कौन कौन हो गए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण बताए। मेरा खूब बार ये क्वेश्चन देखा हुआ जब उन्होंने ऑर्डर पूछ लिया, एक आधे को ऊपर नीचे कर देते हैं, स्वीडिश को ऊपर कर देंगे, फ्रेंच को नीचे कर देंगे, डेनिस को ऊपर कर देंगे, डच को नीचे कर देंगे। थोड़ा याद रहे आपके दिमाग में, थोड़ा सा ये बना के रखना। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले पोर्तुगीज आए। मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज जो था, वो आपके कैप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका के नीचे वाली टिप है, उसकी खोज कर देता है। इस कैप ऑफ गुड होप को अपने वालों ने नाम दे दिया आशा अंतरीप। अंतरीप है भाई, ये ध्यान रखना। द्वीप नीचे वाली कैप होती है, उनको अपने हिंदी में अंतरीप बोल देते हैं। यहां से आशा नजर आई तो आशा अंतरीप। गया वापस बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज ने जाके हेनरी को कहा कि किंग हेनरी, मैं इंडिया तो नहीं जा सका, पर मैंने वो पाथ, मैंने वो रास्ता, वो मार्ग जान लिया है जहां से होके इंडिया जाया जा सकता है। कैसे? तो कैप ऑफ गुड होप चले जाओ, वहां पे कुछ इंडियन मर्चेंट्स मिल जाएंगे, वो आपको इंडिया ले जाएंगे। सिंपल से तरीका है। और ये बात ठीक है। कौन जाएगा? इस बार जिस बंदे को तैयार किया गया उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 वास्को डी गामा को भारत भेजा गया कि जाइए। 4 जहाजों के साथ में वास्को डी गामा को एक छोटी मोटी सेना देकर जब रवाना किया गया था, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समस्त चर्च में पादरियों द्वारा यह प्रार्थना करवाई गई कि हे जीसस, वास्को डी गामा को सफल करना ताकि काली मिर्च ला सके, इंडिया प्राप्त कर सके। क्या रोमांच रहा होगा उनमें भारत के प्रति, क्या आकर्षण रहा होगा भारत के प्रति कि पूरा देश इस बात की प्रार्थनाएं प्रेयर कर रहा था कि हमें इंडिया जाके आना है। वास्को डी गामा को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। वास्को डी गामा वहां से निकलता है, कैप ऑफ गुड होप तक आता है। कैप ऑफ गुड होप पर उसे अपने गुज्जू भाई मिलते हैं। गुजरातियों के खून खून में व्यापार बसा हुआ, व्यापार किया करते थे। और एक व्यापारी थे अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक नाम के व्यापारी थे। वो कैप ऑफ गुड होप पर मिले, अपना जहाज लगा के आवाज लगा ही रहे थे, इंडिया इंडिया इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। वास्को डी गामा ने कहा कि मैं चलना चाहता हूं। उसने कहा फॉलो मी। तो इंडिया लाने वाला जो उनका गाइड था, जो उनका मार्गदर्शक था, वो एक गुजराती बंदा था, जिसका नाम क्या था? अब्दुल मलिक नाम का एक गुजराती था। वहां से आए वो, और सबसे पहले अब्दुल मलिक ने उनसे पूछा कि भाई इंडिया बहुत बड़ा है, कहां जाना चाहते हो? वास्को डी गामा ने कहा कि वहां जहां से मसाले मिले, स्पाइसेस मिले, काली मिर्च मिले,
उसने कहा ये तो हमारे सबसे अच्छी केरला में मिलती है, भारत का सबसे सीमावर्ती राज्य, पश्चिमी तट पर उसका एक बंदरगाह कालीकट, और वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आता है। वेस्टर्न कोस्ट का अपना एक बंदरगाह था। 1498 में वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा। तब लगता था कि क्या भारत खो गया था कि उसकी खोज करनी पड़ी। एग्जैक्टली यूरोपियन द्वारा वो मार्ग खो चुका था जिससे वे भारत आया करते थे। क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियंस ने लिखी, इसलिए हमें लिखना शुरू कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बाकी भारत यही था, वो उस रास्ते को भूल गए थे, उस रास्ते की खोज की थी। वास्तव में तो ये है कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले 1498 में आता है। दोनों तीनों बातें याद रखना। बार्टोलोम्यू डियाज, अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। इसका किसका? तो वास्को डी गामा। कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जमोरिन, कालीकट के राजा को जमोरिन बोला करते थे। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली के राजाओं को मुगल बादशाह कहा जाता था, या उससे पहले उन राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, या मैं कहूं कि मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था, या जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता था। टाइटल होता है। वैसे ही वहां पे राजा को बोलते जमोरिन थे। जैसे रसिया में राजा को बोलते जार, वैसे कालीकट में राजा को बोलते जमोरिन। हमें नाम नहीं पता क्या है, जमोरिन इसका टाइटल है। जमोरिन को जब पता चला कि गोरा बिजनेस करने के लिए आया हुआ है, तो अपने वाले खूब राजी होते कि कोई बाहर से आता तो अपने वाले लगता गिफ्ट लाएगा। हालांकि जमोरिन वास्को डी गामा के गिफ्ट से राजी नहीं हुआ था। वास्को डी गामा को साधारण से 2-4 बर्तन ये लेके आया था। जमोरिन ने कहा क्या लेके आए, पर जमोरिन स्वागत करता है दिल खोल के, पधारो हमारे देश। हालांकि यूरोपियन से पहले हमारा व्यापार करते थे अरब, और अरबों ने विरोध किया। अरबों ने कहा जमोरिन को कि जमोरिन ये गोरे बहुत खराब लोग हैं और तुम इनसे बिजनेस मत कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, हमारे साथ ही ट्रेड कीजिए। जमोरिन ने कहा बाकी छोड़ यार, तू ये देख कितना गोरा आदमी है, इससे नहीं मिले तो किससे मिलेंगे। जमोरिन गया, स्वागत करता है। हालांकि वास्को डी गामा के जो गिफ्ट थे उनसे वो निराश होता है, और शुरू में वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करने दूंगा। वास्को डी गामा अपने साथ तोपें लेके आया था। उसने कहा मैं कालीकट का महल उड़ा दूंगा। तो जमोरिन ने कहा यार लड़ाई की कहां हो सकता है, प्यार से बात हो सकती, गुड़ दिया मरे जहर क्यों देवनो। उसने कहा ठीक है भाई कर लो बिजनेस। वास्को डी गामा यहां से खूब सारे सामान खरीदता है, और जब वापस पुर्तगाल में जाकर उन सामानों को बेचता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसको कितना फायदा हुआ था। 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था उसको, 60 गुना फायदा। 1 रुपए की काली मिर्च वहां पर 60 रुपए में बिकी होगी, यहां पर वो 1 रुपए किलो में लेके गया तो वहां पे 60 रुपए किलो में। क्या डिमांड रही होगी उस चीज की। पहले ये जो फायदा था इसको बीच में अरब खा जाया करते, कि मान लो अरब अपने से 1 रुपए किलो में लेके जाते तो यूरोप में जाके 40 रुपए किलो में बेचते, फिर यूरोप वाला व्यापारी अपने देश में जाके 60 रुपए किलो में बेचता, तो बीच में 40 ये खा गया, 20 रुपए वो खा गया। अब डायरेक्ट वास्को डी गामा के वो 60 गुना फायदा हुआ था। कोई आपसे पूछेगा कि भारत के साथ व्यापार में वास्को डी गामा को कितना फायदा हुआ था, तो कितना फायदा हुआ था उसे, तो 60 गुना का फायदा हुआ था उसको। आगे बढ़ते, ये वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गया और उसने जाकर अरे मजे हैं, जाओ कोई और जाओ बिजनेस करो वहां पे जाके। तो जो दूसरा पुर्तगाली यात्री आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये एस होना चाहिए भाई, देखना यहाँ पे, देख लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े। कैब्राल, CA, चेक करना आप नाम थोड़ा सा और। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे पुर्तगाली यात्री के रूप में, अल्वारेज है तो भाई ये लिखने वाले सही नहीं लिखते, थोड़े आप थोड़े नाम देख लेना। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरे यात्री के रूप में भारत आया था। नाम याद रहे आपके, क्योंकि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था ये हम तीसरी क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, वास्को डी गामा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो RS के लेवल का क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे, पर वो ये तो पूछ ले कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा को फॉलो कौन कर रहा था, वास्को डी गामा के बाद आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा यात्री आया, अब वो लगातार आने शुरू हो गए। वास्को डी गामा की भी उसके बाद में 2-3 बार और आया था आपने। वास्को डी गामा की फाइनली डेथ ही अपने इंडिया के अंदर ही हुई थी। अब उनका सिस्टम क्या कि वो यहाँ पे आते, सामान खरीदते, वापस जाते, फिर आते, फिर सामान खरीदते, वापस जाते। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, 4 बंदे यहीं छोड़ दें,
वो सामान खरीद के तैयार रखें और अपना आप जैसे जहाज आए सामान डाल दे ले जाए, तो एक खरीदने वाला नहीं चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर ये काम ठीक, तो गोदाम बनाया, 4 बंदों की ड्यूटी लगाई कि तुम यहीं रहो, सामान लेके खरीद के पहले से तैयार रखा करो, इंडिया वालों से मोल भाव करके लेके आने का सारा काम तुम्हारा, आते ही जहाज के अंदर डाल दो, हम ले जाए। का ठीक। वो उनके जो गोदाम हुआ करते थे, उन गोदामों को बोलते थे फैक्ट्री। ध्यान रखना, नॉर्मली फैक्ट्री का मीनिंग होता है वह स्थान जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता हो, जहां पे कुछ बनता हो। कि आप और मैं कहीं साथ जा रहे हैं और मैं आपको कहूं कि ये फैक्ट्री है, आपका अगला सवाल मुझसे होगा कि सर किसकी? चाय, साबुन, चप्पल, क्या बनता है यहाँ पे? इसका मतलब कुछ ना कुछ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको हम फैक्ट्री कहते हैं। पर अगले कुछ दिनों तक जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मैं जहां जहां फैक्ट्री बोलूं उसका मतलब है गोदाम, कि वहां पे सामान स्टोर करके रखते थे ये लोग अपना। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई वो कोचीन के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई। केरला में कोचीन पड़ता है आपके। कालीकट और कोचीन एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रियासतें हुआ करती थी, ओपोनेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो शुरुआत में भले बिजनेस इन्होंने अपना कालीकट से शुरू किया होगा, पर बाद में कोचीन वाले राजा ने इनको कहा कि इधर आओ यार, मैं पूरी सुविधाएं दूंगा। तो इन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी। याद रखना, क्या काम है फैक्ट्री वालों का? फैक्ट्री में यहाँ पे 5-7 बंदे रहते हैं उनके यहाँ पे, और वो जो है वो सामान इकट्ठा करके तैयार रखते हैं। अब जैसे ही उनका एक्सप्लोरर आता है इधर, उसको सामान डाला, वो सामान ले गया। पर अब दूसरे लफड़े में, जब कोई सामान खरीदने के लिए जाता है मार्केट के अंदर, इंडियन से मोल भाव करता है, तो कई बार उनमें आपस में झड़प हो जाती, लड़ाइयां हो जाती। इंडियन ने पैसे नहीं दिए या उसने पैसे नहीं दिया, आपस में मारपीट हो गई, मुकदमा चला तो अंदर ले जाके जेल में डाल दिया इनका जो बंदा था उसको। या जिस क्षेत्र में जाते वहां का जो भी जमींदार लैंडलॉर्ड होता, या वहां का जो भी कोई राजा होता, वो टैक्स बढ़ा देता, चलता है टैक्स बढ़ा देता। अब इनको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी उस फैक्ट्री में जो इनके पॉलिटिकल काम भी कर सके। राजा से जाके बात करनी, मुकदमा हो गया तो छुड़वाना किसी को जाके, टैक्स कम करवाने, इन सब चीजों की बात करने के लिए एक बंदा चाहिए। कि फैक्ट्री में बाकी सब तो ट्रेड से संबंधित लोग हैं, एक बंदा तो ऐसा हो जो पॉलिटिकल चीजें भी तो देखे। यार बात सही है। तो 1505 से इन्होंने अपना एक बंदा इन कामों के लिए अपॉइंट करना शुरू किया, जिसको ये बोलते थे गवर्नर। और 1505 में इन्होंने जो अपना पहला गवर्नर बनाया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का व्यक्ति था, वो इनका पहला गवर्नर था। मैं पूछूं पुर्तगालियों का पहला यात्री कौन था, आप कहोगे वास्को डी गामा। मैं कहूं पुर्तगालियों का दूसरा यात्री कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। मैं कहूं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कोचीन 1503। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। ये नाम याद रखना थोड़ा, ये पहला गवर्नर था अपना। 1505 के अंदर इसको यहां पे लेके आए थे। 1505 से 1509 तक ये रहा। 1509 में एक नया गवर्नर भारत में आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो नहीं है भाई, अल्फांसो। इंग्लिश में भी सही करना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 के अंदर एक नए गवर्नर के रूप में भारत आता है। वैसे तो ये सेकंड गवर्नर था, पर हम कहते हैं कि पुर्तगाली एम्पायर को भारत में किसी ने स्टैब्लिश किया था, तो वो अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। भले वो सेकंड गवर्नर था, 1509 के अंदर आया था, लेकिन वह जो बंदा था वो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसका नाम सबसे अधिक याद रखना। वो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। और जो पुर्तगाली साम्राज्य हुआ करता था भारत में, जिस क्षेत्र पर उनका अधिकार हुआ करता था, उसको अपनी भाषा में बोलते थे एस्तादो डी इंडिया। तो कोई पूछेगी एस्तादो डी इंडिया क्या था, तो भारत में जो पुर्तगाली एम्पायर था, जितनी लैंड पर उनका कब्जा था, जिन क्षेत्रों पर उनका कब्जा था, उसको क्या बोलते थे, तो एस्तादो डी इंडिया बोला करते थे। रियल फाउंडर कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये जो भी उनका क्षेत्र है, टेरिटरी जो भी है, उसको क्या बोलते हैं, तो एस्तादो डी इंडिया बोला करते थे। अच्छा, आप अल्बुकर्क को रियल फाउंडर क्यों मानते हो भाई? अल्बुकर्क ने ऐसा क्या किया, विस्तार किया अल्बुकर्क ने। उसी समय आप जब मिडिवल पढ़ोगे तो नरेंद्र सर और पढ़ाएंगे आपको, या बताएंगे कि
अपने दक्षिण भारत में एक रियासत हुआ करती थी विजयनगर, और विजयनगर के राजा हुआ करते थे महान कृष्णदेव राय। अंग्रेजों ने कृष्णदेव राय को, सॉरी पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय को जाके कहा कि यार हमें भटकल में फैक्ट्री लगानी है। उसके राज्य में एक जगह थी भटकल, आप पता हो तो एक टेररिस्ट बीच में पकड़ा गया था यासीन भटकल, कि हमें भटकल में फैक्ट्री लगाने दे। कृष्णदेव राय की उसमें बीजापुर वालों के साथ लड़ाई चल रही थी। बीजापुर के राजा हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह, तो बीजापुर वालों के साथ उसकी लड़ाई चले। उसने कहा कि यार मैं आपको भटकल में फैक्ट्री लगाने दूंगा, पर मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा,